इतिहास में ऐसी बारिश कभी नहीं हुई थी भोपाल में जितनी आपने इस साल देखी थी। इस साल हीट वेव्स भी थी और इसी साल ठंड गायब है। इसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग तीन तीन ऋतुएं बता रही है ना, तीन तीन सीजन आपको बता रहे हैं। बारिश, कुछ लोग बोल रहे थे कि थोड़ा सा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वाला फायदा होगा और ठंड शुरू होगा, लेकिन कहाँ हुआ, कोल्ड है ही नहीं। और इसमें नहीं है तो 14 जनवरी के बाद तो फिर वो मकर संक्रांति के बाद तो सूर्य का उत्तरायण हो जाता है, तो बड़े दिन होना शुरू और गर्मी स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। जब पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएगा तो इंडिया में क्यों नहीं आएगा। वैसे भी हम बसंत पर्व मनाते हैं और बसंत पंचमी आ जाता है और उसके बाद दिन में बहुत गर्मी होने लग जाती है, केवल शाम सुबह में हो जाता है। तो 14 जनवरी में तो अब एक महीना भी नहीं है, तो फिर आपकी जो 4 महीने की जो शीत ऋतु होती थी उसका क्या हुआ। ये तो एक महीना भी नहीं लग रही। आज दिन में तो ऐसा लग रहा था फैन चला लें, 32 डिग्री तक चला गया था, 32। दिसंबर में ऐसा कब होता है, नहीं होता है ना। तो ये इसका मतलब क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग तो मानना पड़ेगा ना। अभी भी नहीं मानेंगे तो कब मानेंगे। तो फिर उसका सिलेबस भी बढ़ेगा, क्योंकि वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहेगी। एडमिनिस्ट्रेशन के पास वही तो काम है, एडेप्टेशन और मिटिगेशन। और गरीब देशों के साथ एक प्रॉब्लम है कि उनके पास इन सब के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि ऐसे मकान बनाना, हीट वेव्स के हिसाब से मकान बनाना, बहुत ज्यादा गर्मी रहेगी तब उसके हिसाब से मकान बनाना, उसके लिए पैसा लगेगा, उसी को कहेंगे एडेप्टेशन। मिटिगेशन का मतलब है कि जलवायु परिवर्तन को रोकना, परिवर्तन नहीं होने देना, उसको बोलेंगे मिटिगेशन। एडाप्टेशन ये कि हो तो रहा है, हम रोक नहीं सकते। तो सिद्धांत है पॉल्यूटर्स पे। 2 सिद्धांत निकल कर क्या है, जो पॉल्यूटर हैं वो पे करेंगे। पॉल्यूटर्स पे यानी जिन्होंने प्रदूषण फैलाया वो पे करें। ये सिद्धांत निकल कर क्या है कि उन्हें पे करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही ये गर्मी पैदा की है। जो वातावरण जो गर्म हुआ है ये उन्हीं के कारण है, इसलिए उनकी जवाबदेही बनती है कि वो ऐसा करेंगे। और रिपोर्ट निकली है अभी, इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने लिखा है कि फादर्स सन्स सिंस, यानी कि पूर्वजों के, फोर फादर्स के, बाप दादाओं ने जो पाप किए हैं उसका भुगतान। जब हम आरक्षण की बात करते हैं तो बोलते हैं ना कि 2000 साल तक जो जातिवाद रहा और छुआछूत रही, तो अपर कास्ट को एक तरह का पनिशमेंट है वो, क्योंकि उसने छुआछूत की है। और जिनके साथ हुई है उनके लिए एक तरह का कंपनसेशन, मुआवजा, वो मुआवजा है। तो फादर्स सिंस, पूर्वजों के पाप का भुगतान बच्चे करेंगे। तो सबसे ज्यादा गर्मी किसने फैलाई, तो यूनाइटेड स्टेट का सबसे बड़ा पार्ट, अमेरिका। अमेरिका ने सबसे ज्यादा पाप किए हैं, यानी कार्बन एमिशन 2 तरह से हुआ है। फॉसिल फ्यूल को जला करके भी किया और डिफॉरेस्टेशन करके भी किया। 2 तरह से पाप हुआ। जंगलों को काटना, जंगल को नहीं काटते तो जो कार्बन एमिशन हुआ वो एब्जॉर्ब कर जाते। जंगल जो है वो कार्बन खाते हैं, कार्बन का कंजम्पशन करते हैं। पेड़, हरे पेड़ जो है फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फूड बना लेते हैं। तो पेड़ काट दिया आपने, डिफॉरेस्टेशन। और अर्बनाइजेशन बहुत फास्ट किया, क्लीन कर दिया आपने, और वहां पर शहर बसा दिए। और जितने ज्यादा कंक्रीट और शहर बसाए उतना ज्यादा टर्फ जो है वो गर्मी भी भेजता है वापस पर्यावरण में, एब्जॉर्ब नहीं करता। और दूसरी चीज है कि अल्बिडो इफेक्ट, जो अल्बिडो आपने पढ़ा था उधर ज्योग्राफी में, अल्बिडो भी बढ़ाता है। और साथ साथ
कार्बन एमिशन भी बढ़ता है क्योंकि व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ये बहुत ज़्यादा हो गया। तो सबसे ऊपर है अमेरिका, दूसरे नंबर पे है चाइना, दुनिया में दूसरा नंबर है चीन का, ऐसे फिर जर्मनी और ये। तो इंडिया 7वें नंबर पे आता है पोल्यूटर में, 7th है इंडिया का नंबर। तो बोल रहे हैं कि फिर ये जो शुरू के 4-5 हैं इन सबसे पैसा लो, क्योंकि इन्होंने ही सारी गर्मी बढ़ाई है। और इस गर्मी की वजह से जो गरीब देश हैं, बारबाडोस, कैरिबियन कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया है, या ऐसे जो समुद्र में बहुत ही लो लेवल पे, सी लेवल जिनका बहुत कम है, वो सब डूब सकते हैं। तो एडेप्टेशन के लिए अगर उनको दीवार बनानी है शहर के चारों तरफ, समुद्र के किनारे पर रिटेंशन वॉल बनाना है, या फिर एडेप्टेशन के लिए वैसे मकान बनाने हैं, तो पैसा चाहिए। इस बार की मीटिंग जो शर्म एल शेख में हुई है उसमें एक फ़ायदा है कि पैसा दिया भी जाने लगा है, हाँ भी भरी गई है, और थोड़ा सा कुछ चीज़ें शुरू भी है। तो कुछ पॉजिटिव मूव है। एक दूसरी चीज़ है कि एक और बड़ी चीज़ ये है कि उसमें 1.5 डिग्री सेल्सियस वाली जो बात है उससे नकार नहीं रहा कोई। सबको इम्पॉसिबल लग रहा है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल का, यानी 200 साल पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था तब जो टेम्परेचर था उससे केवल 1.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा, केवल 1.5 डिग्री सेल्सियस। उसके लिए सब लोग तैयार हैं, अभी तक कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि 2025 या 26 में वो साल आ जाएगा कि ये टारगेट तो यहीं ख़त्म हो जाएगा। तो आप 2.5 या 2.0 का बनाइए, तो चांसेस हैं कि कुछ मिटिगेशन करें। इसमें तो मिटिगेट ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप ये मिटिगेट नहीं कर पाए तो पक्का जकार्ता और काफ़ी जगह जो है वो डूब जाएगी। तो स्थितियां खराब है। तो चीज़ें तो ये चल रही है क्लाइमेट चेंज के मामले, हम लोग खुद ही महसूस कर रहे हैं ना, यहाँ बैठ के महसूस कर रहे हैं। और इस साल पाकिस्तान की सबसे भयंकर बाढ़ थी, उसकी चर्चा हुई है वहाँ पे शर्म एल शेख में। पाकिस्तान की जीडीपी का लगभग 6% चला गया उस फ्लड में, जीडीपी का 6%, गरीबी में आटा गिला, भयंकर। तो ये फ्लड आया कहाँ से इतना बड़ा? क्लाइमेट चेंज, लानीना भी, और बार बार लानीना आएगा तो फिर क्या होगा? एल नीनो ड्राउट लेके आता है, सूखा, ये फ्लड लेके आता है। हमारे यहाँ पे भी जो क्लाउड बस्ट जैसी घटनाएं होंगी और बार बार भयंकर बाढ़ आएगी। एक ही रात में भारत में भी, यहाँ भोपाल में भी एक दिन में 6 इंच हो गया था रात में, तो सब दिक्कत हो जाती है। हमारा ड्रेनेज सिस्टम ही काम नहीं करता है ना, ड्रेनेज सिस्टम काम ही नहीं करेगा, क्योंकि आपका ड्रेनेज सिस्टम इतना पानी झेलने के लिए है ही नहीं। तो जो एक स्लोप होता है, उस स्लोप से अगर एक तरफ है तो जितना भी पानी गिर रहा है, कैचमेंट एरिया उसका जितना भी होगा, वो सब उसी स्लोप से बहना शुरू होता है। तो जो बिल्कुल स्लोप के एंड में जो मकान है, कॉलोनी है, वो तो पूरी तरह डूब जाएंगे, क्योंकि पानी निकलने की सुविधा उतनी ज़्यादा नहीं है, उतनी तेज़ी से पानी निकल ही नहीं सकता। तो काफ़ी 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के एरिया में जितनी भी बारिश होगी, और एक रात में यदि 6 इंच 7 इंच हो गई, तो कई सारे मकान जो टिके हुए हैं, कई मकानों को नाले के ऊपर बनाया गया है, कई मकानों को किसी पहले जो कोई नदी थी या छोटा सा नाला था उसके ऊपर जैसे तैसे एडजस्ट करके बनाया हुआ है। ऐसे एक के बाद एक मकान गिरने लग जाएंगे धीरे धीरे, और ऐसे 3-4 बार ऐसी स्थिति होगी तो बहुत ज़्यादा कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि आप इतनी बारिश के हिसाब से मैनेजमेंट है ही नहीं, क्योंकि ऐसा कभी होता ही नहीं है। एक और चीज़ है कि जब भी कॉलोनी हमारे यहाँ बनी थी तो हुड़कों ने बनाई हो, चाहे हाउसिंग और किसी ने बनाया हो, गवर्नमेंट ने भी प्लान किया हो, तो वो सारे सिंगल वो मकान होते थे, ऐसे
2 फ्लोर 3 फ्लोर के हिसाब से बात ही नहीं होती थी। 3rd फ्लोर 4th फ्लोर तक कोई पहुंचता नहीं था। अब सब ने वो जो मकान थे सरकारी या उस टाइप के, वो सब तोड़ के और 4 मंजिला 5 मंजिला मकान बना लिए, और उसमें कम से कम 40-40 50-50 फैमिली रहती हैं। वहाँ से पूरा हाउस होल्ड का पानी जो है वो बह के निकलता। इतना पानी को संभालने वाला ड्रेनेज है ही नहीं। वो ड्रेनेज जो डिज़ाइन किया गया था वो बहुत ही सिंपल था कि एक परिवार रहेगा, उसमें 4-5 लोग यहाँ रहेंगे, 4-5 लोग वहाँ रहेंगे, 4-5 लोग यहाँ रहेंगे, कुल मिलाकर के इस पूरे लाइन में जो है 400 लोग होंगे, और वहाँ 4,500 लोग हैं या 5,000 लोग हैं 400 के बजाय। तो अभी भी वो सिस्टम काम नहीं करता। और फिर बारिश में एक्स्ट्रा, उसको तो कतई कैच नहीं करता वो। तो हमारा जो टाउन प्लानिंग है और पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो उसके हिसाब से है ही नहीं। इसलिए तमाम महानगरों में, चेन्नई में, मुंबई में, सब जगह बाढ़। और वो वाटर हाइसेंथ बताया था मैंने, जलकुंभी जो पानी है वो यूट्रोफिकेशन की वजह से क्या हुआ है कि हर जगह पर वाटर हाइसेंथ एल्गी वो खूब डेवलप हो गई, तो उसने जगह कैच कर ली, तो पानी वहाँ से गुजर ही नहीं सकता, तो पानी उससे ऊपर बह करके निकलता है। तो फ्लड वाला, शहरों में फ्लड उसी की वजह से। और आपने रिजर्वायर जो शहर के बीचों बीच जो झील तालाब सब थे, वो सब कभी जंगल की भूमि थी, कभी सरकारी भूमि थी। माफियाओं ने, करप्शन, तहसीलदार ने पैसे खा लिए, रजिस्ट्रार ने पैसे खा लिए, रजिस्ट्रियाँ कर दी, प्राइवेट कॉलोनाइजर से पैसे ले लिए और लोगों ने मकान बना लिए, जबकि वो सरकारी ज़मीन थी। वो एक वेटलैंड था, वहाँ पर तालाब था, वहाँ मकान नहीं बन सकता था, और वहाँ पूरे इलाके का पानी आकर के जमा होता था पहले। उस स्थान पे मकान बन गए जहाँ से पानी और निकलता है डेली यूज़ का, तो वो एक्स्ट्रा हो गया। तो ऐसे मान लीजिए 30-40 झीलें, या जैसे हम भोपाल को झीलों का शहर बोलते हैं, और हमको 7-8 झील दिखाई भी देती है, लेकिन एक ज़माने में 40-50 रही होगी और ज़्यादा रही होंगी। जहाँ हमको कॉलोनी दिखती है वहाँ हो सकता है पहले झील रही हो, छोटी झील हो। तो 40-50 के बजाय अभी 10 हैं, छोटी मोटी सब करके। तो 10 से भी काम चल जाता है, इतना दिक्कत नहीं आती यहाँ, क्योंकि हिल्स ज़्यादा है। लेकिन जिस शहर में 200 थी और अब केवल 5 रह गई, उस शहर के हालात क्या होंगे? फ्लड आएगा। तो आपको फ्लड, अर्बन एरिया में फ्लड का कारण समझ में आ गया। वाटर हाइसेंथ, नालियाँ बंद हैं यूट्रोफिकेशन की वजह से, पुअर प्लानिंग, टाउन प्लानिंग बहुत ही खराब किस्म की, और लेक्स, रिजर्वायर्स, वाटर रिजर्वायर्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो गया। ये सब आपको प्रश्न के उत्तर लिखने में आएगा। ओवर रेनफॉल ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग और वो सब क्लाइमेट चेंज कंडीशंस, नेचुरल कैलेमिटीज, क्लाउड बस्ट लाइक सिचुएशंस, क्लाउड बस्ट, तो बादल फटने और वो सब होता। और एक ही रात में 10 इंच 4 इंच, मुंबई में हो गई थी 10 इंच कुछ ही घंटों। जो बारिश 3 दिन में होनी चाहिए, बड़े एरिया में होनी चाहिए, वो छोटे एरिया में कुछ ही घंटों में हो जाए, तो उसको हम क्लाउड बस्ट कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये करके बड़ी परेशानी का कारण इन दिनों में बन रहा है, और ये सब दिखने में आ रहा है। और यही हालात पाकिस्तान में हुए, तो पाकिस्तान की जीडीपी का 6% तक तबाह हो गया। जीडीपी का 6% चला गया केवल बाढ़ में। तो बहुत बड़ा नुकसान है। जीडीपी का 6% बहुत बड़ी बात होती है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। और ये सारी चीजें जो है ये काउंट होती हैं, और ये चीजें चर्चा हुई है शर्म अल शेख में। तो ऐसे लोगों को कंपनसेट करना पड़ेगा जो बर्बाद हो रहे हैं, जिनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। तो ये, क्योंकि ये कंडीशन आई कैसे, ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ इसलिए कुछ लोगों ने कोल बहुत जलाया, कुछ लोगों ने कार्बन बहुत एमिट किया,
और जंगल बहुत काटे और अर्बनाइजेशन बहुत किया और पैसा बहुत कमाया। आज उनके पास जो पैसा है वो पर्यावरण का नुकसान करके पैसा बनाया हुआ है। तो वो नुकसान की वजह से जिन लोगों को दिक्कत आ रही है उन तक वो पैसे का एक हिस्सा पहुंचना चाहिए। आगे समझ, वो कोई एहसान नहीं कर रहे पैसा दे करके, बल्कि उनकी वजह से जो दिक्कत आ रही है उसको, जैसे कि एक्सीडेंट होता है तो इंश्योरेंस वाला जिसकी गाड़ी से होता है उसको पे करने के लिए कहता है कि नहीं, कि मेरी टांग टूटी तो अब तुम इलाज कराओ, अस्पताल का खर्चा तुम दो, क्योंकि तुमने मेरी टांग तोड़ी। यही वाली झगड़ा तो होता है सबसे पहले जब कभी एक्सीडेंट होता है। तो किसी का पैर टूट जाता है तो वो क्या बोलता है कि हॉस्पिटल जाएंगे, उसका बिल जो बनेगा वो तुम पे करना, क्योंकि तुम्ही ने मेरी टांग तोड़ी है। तो यही है, पॉल्यूटर्स पे। जिन्होंने परेशानी खड़ी की है वो पे करेंगे। आ गया नहीं? इंश्योरेंस का भी यही सिद्धांत है। इंश्योरेंस कंपनी आपसे प्रीमियम लेती है और इस बात का कि कभी आपसे कोई गड़बड़ हुई तो फिर आप की जगह हम पे करेंगे, बाकी आपकी गारंटी हम लेते हैं, हम पे करेंगे, आप हमको पेमेंट कीजिए। एक्सीडेंट नहीं भी होता है तो भी करना है। तो हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग पे करते हैं, कुछ लोगों का एक्सीडेंट होता है तो कुछ ही लोगों को उसको पे करना है। इसी सिद्धांत पे इंश्योरेंस टिका हुआ है। तो वो लोग ये भी बोल रहे हैं हमारा इंश्योरेंस भी करा दो, वो प्रीमियम तुम दो। इंश्योरेंस कंपनी पूरे कॉन्टिनेंट उसका इंश्योरेंस करें, कंट्री का, आइलैंड का जिस पे वो रहते हैं उसका इंश्योरेंस हो। ठीक है, अच्छा ये सब तो चल ही रहा था, लेकिन ये क्लाइमेट चेंज वाली जो चीज है ये एकदम से आई, एकदम से। तो जब हम एनवायरमेंट पढ़ेंगे तो उसके साथ इसको जोड़ करके देखें तो कुछ टर्म्स है, जैसे ग्लोबल हेक्टेयर, एक टर्म है ग्लोबल हेक्टेयर। एक टर्म है अर्थ ओवरशूट डे, अर्थ ओवरशूट डे। नेचुरल कैपिटल, नेचुरल कैपिटल। अर्थ ओवरशूट डे को समझेंगे तो काफी हद तक समझ जाएंगे, बहुत सारी चीजें समझ जाएंगे आप। अर्थ ओवरशूट डे क्या होता है? दरअसल जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं अर्थ पे, और एक मनुष्य को जितना कंज्यूम करना है, या ह्यूमन सोसाइटी पूरी की पूरी, मानवीय समाज, जितनी मानवता, ह्यूमैनिटी इस धरती पे रहती है, वो साल भर में अर्थ में से कुछ कंज्यूम करती है। तो अर्थ ओवरशूट डे का कंसेप्ट 1970 में जीरो मानता है। जीरो से मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक अर्थ से जितना कुछ लिया जाएगा अर्थ अपना रीजनरेट कर लेगा साल भर में। अर्थ का कर्जा नहीं रहेगा। अर्थ जितना रीजनरेट करता है, अपना रिन्यू करता है, अर्थ अपने आप को रिन्यू करती है। आप अर्थ से कुछ भी लेते हो, हमारी पृथ्वी, हमारे ग्रह से हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं वो अपने आप को रिन्यू करती है, कंपनसेट करती है, उसको एक तरह से बैलेंस कर देती है, संतुलित कर लेती है। डोजेस कंपनसेशन कह सकते हैं उसको, जैसा मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं। जो डोज आपने लिया उसको उसने एक तरह से कंपनसेट कर दिया, वैसा कर देती है। 1970 में पूरा 1 साल में अर्थ को जितना भी आपने नुकसान पहुंचाया, कार्बन एमिट किया, मतलब उतना पौधे एब्जॉर्ब कर लेंगे। आप जितना माइनिंग करेंगे लगभग वो कहीं ना कहीं रिन्यू हो जाएगा साइकिल में। कुछ ना कुछ ऐसा होगा, वाटर साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, सब कुछ इक्वल कर देंगे। तो अर्थ ओवरशूट डे आपका फुल पूरे साल का 365 दिन का। लेकिन
अभी जो है वो जुलाई में आ गया, यानी 31 दिसंबर तक जो आपको खर्चा करना था आपने 30 जुलाई तक ही कर दिया। 5 महीने का कर्जा है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो आप खर्च करेंगे वो पृथ्वी के ऊपर एक तरह का कर्जा है। 1.45 पृथ्वी की जरूरत है आपको, 1.5 पृथ्वी चाहिए, और बहुत जल्दी वो जून में आ जाएगा, जुलाई में के बजाय अगले साल वो जून में आ जाएगा। तो जून में जब आ जाएगा तो पूरी तरह से 2 पृथ्वी लगेगी। अभी 1.5 नहीं है, अभी 1.8 1.9 पृथ्वी की जरूरत है, क्योंकि जो काम आपको 1 साल में यूज करना चाहिए वो आप 6 महीने में कर लोगे तो 2 पृथ्वी लगेगी। तो 1 या 2 साल बाद 2024 में हमें 2 पृथ्वी लगेगी, यानी कि 2 प्लेनेट की जरूरत है। इतना ह्यूमैनिटी कंज्यूम कर लेती है 2 पृथ्वी के बराबर। तो 1 पृथ्वी का कर्जा हो गया ना, डेट हो गया है, तो क्रेडिट, नुकसान हो गया। इसको बोलते हैं अर्थ ओवरशूट डे। अर्थ ओवरशूट डे पीछे चलता है, जून की तरफ भाग रहा है। दिसंबर से शुरू, 1970 में 30 दिसंबर था, यानी 1 दिन का कर्जा था बस। जो काम हमको 365 दिनों में खर्चा करना चाहिए वो 364 दिन में कर रहे थे, लेकिन अब तो वो आधा हो गया। आधे में ही कर देते हैं हम लोग। इतना पोल्यूशन फैलाते हैं, इतना कार्बन एमिशन करते हैं। तो आज कंसेप्ट लिखिएगा, अर्थ ओवरशूट डे, ये इसी के ऊपर। ग्लोबल हेक्टेयर भी इतना ही है कि मानवता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कितने हेक्टेयर की उस तरह से आवश्यकता। तो ग्लोबल हेक्टेयर पर पर्सन, ग्लोबल हेक्टेयर पर मतलब ह्यूमैनिटी के हिसाब से। तो वो कंसेप्ट भी लिखिएगा, ग्लोबल हेक्टेयर। और नेचुरल कैपिटल, यानी अर्थ ने हमको कितना कैपिटल दिया, वाकई में हमारे पास कितना पूंजी है। अगर इसको हम इकोनॉमिक्स में बात करें प्रकृति को, तो ये सब इसके साथ जुड़ा हुआ है, क्लाइमेट चेंज के साथ जुड़ा हुआ। ये नई टर्म्स हैं जो आजकल खूब चल रही हैं, वो परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। केवल कोरोना के समय में वो अगस्त में गया था, अर्थ ओवरशूट डे। अगस्त में इसलिए गया था कि कोरोना के समय में लॉकडाउन लगे हुए थे पूरी दुनिया में, वाहन बंद थे और कार्बन एमिशन नहीं हो पाया था। तो पर्यावरण काफी हद तक शुद्ध हो गया था। तो 2005 में जितना हम पर्यावरण को बर्बाद करते थे, वैसी स्थिति में हम 2019 में, अभी 2020 में चले गए थे। 2020 में हमने उतना पर्यावरण बर्बाद किया जैसा हम 2005 में करते थे। 2005 के साल में हमने जितना बर्बाद किया उतना हमने अभी बर्बाद किया 2020 में। क्यों? क्योंकि लोगों को जबरदस्ती घरों में बंद करके रखा था। तब अगर वो सब बाहर होते तो ज्यादा बर्बाद करते। लेकिन 2019 से और 2021-22 से जब कंपेयर करते हैं तो वापस हम आगे निकल गए, जुलाई में घुस गए। अब वो जुलाई कंप्लीट हो जाएगा, 2024-25 आते आते जुलाई को भी क्रॉस करके हम जून में चले जाएंगे। इसका मतलब अर्थ ओवरशूट डे, ओवरशूट कर जाना बहुत ही खतरनाक चीज। तो नेचुरल कैपिटल, ग्लोबल हेक्टेयर, अर्थ ओवरशूट डे, ये हमारी अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी पृथ्वी के प्रति, पर्यावरण के प्रति। और अगर ये नहीं निभाइए तो उसमें नहीं निभाने वालों में सबसे ऊपर है अमेरिका, यूएस। तो सबसे ज्यादा पोल्यूटर, प्रदूषक, तो उसको पे करना पड़ेगा उन देशों को, क्योंकि इसका असर जिनके ऊपर आएगा। आ गया समझ? क्योंकि डैमेज जो हुआ है वो उनकी वजह से हुआ है। नुकसान किसकी वजह से हुआ है? उनकी वजह से, जिन्होंने विकास तेज गति से किया। तो जब वो पे करने चले तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि जो UNFCCC है और IPC, इनके तहत जो विकासशील देश हैं वो लोग भी उस परिधि में आ जाते हैं, चाइना जैसे देश भी, सिंगापुर भी।
तो इसलिए ना आप वाकई में ये पैसा जो हम देंगे, ये जो फंड हम देंगे, सबसे ज्यादा जर्मनी ने दिया है अभी। जर्मनी ने डिफॉरेस्टेशन नहीं किया है, उसने सबसे ज्यादा फॉसिल फ्यूल का एमिशन सबसे ज्यादा किया, कार्बन एमिशन। इस वजह से उसने सबसे ज्यादा अभी पैसा पे करने में थोड़ी जल्दबाजी दिखाई। वो कर रहे हैं, उनका बिल्कुल किया जाना चाहिए, और उसने कमाया भी बहुत। जर्मनी कार इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, ऑटोमोबाइल के लिए और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, खास करके इंडस्ट्री। मैंने आपको जर्मनी जब पढ़ाया था मैपिंग के टाइम, तब बताया था कि वहाँ इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, अप्रेंटिसशिप बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट 50% ही स्कूलिंग करते हैं। स्कूलिंग बहुत जल्दी हो जाती है, सुबह में 11-12 बजे तो सब बच्चे फैक्ट्री पहुंच जाते हैं, अधिकांश बच्चे फैक्ट्री पहुंच जाते हैं काम करने के लिए। जल्दी जल्दी स्कूलिंग हो जाता है सुबह, बस बाकी सब फैक्ट्री में काम करते हैं। बाकी 50% टाइम पढ़ते हैं, 50% टाइम फिर वहाँ जो दिक्कत आती है फैक्ट्री में वो टीचर से पूछते हैं, तो काफ़ी प्रैक्टिकल हो जाता है। अप्रेंटिसशिप भारत में ये चीज़ नहीं है, इसलिए वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई सीधी जॉब के हिसाब से, और जॉब में जो दिक्कत है वही पढ़ाई है। क्योंकि 50% जॉब करते हैं, 50% टाइम जॉब करते हैं, बाकी टाइम पे पढ़ते हैं, तो वहाँ जो दिक्कतें आती है वही टीचर से पूछते हैं। आ गया ना? तो पढ़ाई बड़ी उस टाइप की है, तो उसको समझिएगा। वोकेशनल कोर्सेस, उसका नतीजा ये कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना हैवी है और ये सब कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो जर्मनी तीसरे नंबर पे, चीन के बाद फ्रांस भी है। इन दो देशों में जर्मनी पे करने में सबसे आगे, पर उनका एक शर्त है कि ये जो पे हम कर रहे हैं इसका फायदा कहीं ऐसा ना हो कि डेफिनेशन में तो चाइना भी आते हैं, सिंगापुर भी आते हैं, तो कहीं इनको आप पेमेंट ना कर दें, क्योंकि ये तो पॉल्यूटर है। इंडिया जैसे देश वकालत कर रहे हैं, बीच में पंचायत कर रहे हैं कि ये बहुत गरीब हैं और तुम बहुत पैसे वाले हो, इनको पैसा क्यों नहीं देते। तो अभी बारबाडोस की प्राइम मिनिस्टर है, उसने सबसे ज़्यादा, बारबाडोस की प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले भी वो किया है, उसको पढ़ लीजिएगा, उनका एजेंडा पूरा। वो सबसे ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि वो कैरिबियन कंट्री में वो जो सबसे पहले फास्टेस्ट सिंकिंग कंट्री, फास्टेस्ट सिंकिंग सिटीज़ उनमें से आते हैं। वो उन्होंने जो है सबसे पहले दावा ठोका है, तो भारत ने। लेकिन वो लोग, कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि भारत भी पे करे, क्योंकि फोर फादर्स ने तो किया था, लेकिन वर्तमान में भारत और चाइना सबसे बड़े पॉल्यूटर हैं, इंडिया और चाइना, इसलिए आपको भी पे करना है। उनके फोर फादर्स ने किया था, आप तो अभी कर रहे हो। लेकिन भारत का मानना है कि अभी हमको करने दो 2070 तक। हमने 70 तक की सीमा मांगी है कि हम पूरी तरह से जीरो पे कब जाएंगे, नेट जीरो एमिशन 70, क्योंकि हमें डेवलप होना है। लेकिन जो लोग पे कर रहे हैं क्लाइमेट फिनेंस में, उन लोगों की चिंता है कि कहीं भारत, चाइना, सिंगापुर ऐसे देशों को ये पैसा न चला जाए। ये पैसा सिर्फ उन्हीं ज़रूरतमंदों को जाना चाहिए जो वाकई में दिक्कत है जिनको। लेकिन क्लाइमेट चेंज का असर तो हमारे यहाँ पे भी सबसे पहले आएगा। जो पैसे वाले लोग हैं वो तो एयर कंडीशन लगा लेंगे। हीट वेव्स जब आएंगी तो लोग काम ही नहीं कर पाएंगे, या सुबह शाम में मिलकर के 2-3 घंटे ही काम कर पाएंगे, तो उनका मजदूरी कम हो जाएगा। जबरदस्त लू रहेगी, जबरदस्त गर्मी रहेगी, हीट वेव्स रहेंगी, तब क्या होगा? इस साल हुआ था ना, बाहर डेथ हो जाएगी रोड पे। तो जो कंस्ट्रक्शन वर्क में होंगे, जो एग्रीकल्चर वर्क में होंगे, उनके काम के घंटे कम हो जाएंगे, तो उत्पादन कम होगा, एक तरह से काम कम होगा, तो वेतन, पेमेंट भी, सैलरी भी कम मिलेगा, वेजेस कम हो जाएंगे, मजदूरी कम हो जाएगी। तो कम पैसे में उनको काम चलाना पड़ेगा, तो उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए कि नहीं, पैसे वालों की तरफ से।
सुपर रिच टैक्स होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में तो सरकार उनको और ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। बैंकिंग सेक्टर उनके लिए खुला हुआ है लोन के लिए, सस्ता लोन के लिए। उनको आसानी से सस्ता पैसा उपलब्ध है अमीरों को, ताकि वो और आगे बढ़े। होना तो सुपर रिच अभी जो हम क्लाइमेट चेंज में भारत जो वकालत कर रहा है, अभी शर्म एल शेख में किया और वैसे भी हम लोग ग्लासगो में भी कर चुके हैं और यहाँ पे भी 2016 से लेके अभी तक लगे हुए हैं। मोदी जी भी जब भी जाते हैं तो आप कहते हो कि पॉल्यूटर्स पे, मतलब रिच, सुपर रिच लोग जो है दुनिया के सुपर रिच कंट्री पुअर कंट्री को देंगे, गरीब देशों को कुछ देंगे। तो ये सिद्धांत तो भारत में भी होना चाहिए, सुपर रिच टैक्स आना चाहिए। सबसे देश के सबसे अमीर लोगों के ऊपर भारी भरकम टैक्स होने चाहिए, ताकि गरीबों को उनके मकान दिए जा सके, उनके घर में कम से कम फैन तो लगा सके। होना चाहिए कि नहीं? ये वही सिद्धांत यहाँ पे भी लागू होगा। जब हम ग्लोबल लेवल पे कर रहे हैं वही इंडिया लेवल पे भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा अभी है नहीं। वो होना चाहिए। सुपर रिच टैक्स की कई लोगों ने रिकमेंड किया, कई सारे अर्थशास्त्री चाहते हैं कि सुपर रिच टैक्स होना चाहिए। देखिए, किसी व्यक्ति के पर इतना टैक्स नहीं होना चाहिए कि वो रोड पे आ जाए और उसका धंधा ही बंद हो जाए। लेकिन किसी व्यक्ति को मान लिया जाए 200 करोड़ का फायदा हो रहा है, उसके बजाय उसको केवल 150 करोड़ का फायदा होगा, तो उसमें क्या दिक्कत है? उसमें तो मरेगा नहीं ना, उसका फायदा कम हो जाएगा, लेकिन देश को बहुत फायदा होगा। देश के लोगों के लिए बहुत सारी स्कीम चलाई जा सके। पहले यह सिद्धांत था कि सुपर रिच को इसलिए परेशान न करो क्योंकि वो लोगों को रोजगार देता है, लेकिन पिछले 3 सालों में ये रिजल्ट निकले कि जितना जितना आप सुपर रिच को पैसा देते हो वो रोजगार किसी को देता ही नहीं है, वो उसको अपना प्रॉफिट बताता है। सरकार ने अगर एकदम से 1000 करोड़ किसी को दिया, क्योंकि सरकार ने 1.5 लाख करोड़ दिए सुपर रिच लोगों को कोरोना से पहले। सरकार को नहीं पता था कि कोरोना आने वाला है। अक्टूबर 2019 में भारत सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया उद्योगपतियों का, 1.5 लाख करोड़। और ये सोच करके माफ किया कि अगर इनको 1.5 लाख करोड़ नहीं चुकाने होंगे तो सरकार की मान्यता ये है कि ये लोग इन्वेस्ट करेंगे इस 1.5 लाख करोड़ को और उससे इंडस्ट्रीज में लोगों को रोजगार मिलेगा। पर कोविड आ गया और वो जो 1.5 लाख करोड़ माफ हुआ था उनको उन्होंने इनकम मान लिया। उस 1.5 लाख करोड़ को क्या बता दिया? इनकम। और वो दुनिया के रईस लोगों में जाके बैठ गए कि हम तो बहुत ज्यादा कमाई हो गई हमारी, तो ये तो उल्टा हो गया। और उसके बाद फिर PLIS, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, वो जो PLIS आया उस PLIS ने करीब 20 लाख करोड़ की बात की। हालांकि 20 लाख करोड़ दिया नहीं, ढिंडोरा पीटने के लिए 20 लाख करोड़ है, लेकिन असली में तो 2.5 से 3 लाख करोड़ ही है, 20 लाख करोड़ नहीं है। उन्होंने क्या किया कि साल भर की जितनी भी स्कीम है जो बजट में चलती है उसको इसमें जोड़ लिया कि कोविड में हमने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया। तो क्या वाकई में 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया? जबकि 29 लाख करोड़ का तो पूरा बजट ही है लगभग। पूरे बजट जो साल भर में जो बजट होता है वही 29 लाख करोड़ का है। तो फिर 20 लाख करोड़ अलग से कोविड में कहां से खर्च कर देंगे? जब आपके पास टैक्स नहीं आ रहा है तब कहां से खर्च कर देंगे? तो आपने क्या किया था? वो बजट को जोड़ लिया था। बजट को जोड़ के बता दिया जनता को, देखो हम ये कर रहे हैं, देखो हम ये कर रहे हैं, देखो हम ये कर रहे हैं। तो वो तो आप वैसे भी करने वाले थे, क्योंकि बजट में आपने घोषणा कर रखी है, उसको तो आप वैसे भी करने वाले थे। कोरोना को देखते हुए आपने उद्योगपतियों को, MSME को, जो लघु मध्यम उद्योग होते हैं, उनको आपने 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपया दिया अलग से। 1.5 लाख करोड़ वो माफ कर दिया था, वो तो 4 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ अतिरिक्त पहुंचा। तो उसका फायदा रोजगार में होना चाहिए था, लेकिन रोजगार में नहीं हुआ। इसका मतलब यदि भारत में अमीरों को अतिरिक्त पैसा देते हैं तो वो रोजगार नहीं देते हैं।
बल्कि वो ऑटोमेशन करते हैं, रोबोट लगाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करते हैं, मशीन लर्निंग करते हैं, कंप्यूटर लगाते हैं। तो कोई भी आदमी 40-50 जो केयर टेकर, चौकीदार वगैरह रखने के बजाय, वॉचमैन रखने के बजाय सीसीटीवी कैमरे लगाएगा। एक सीसीटीवी कैमरा का खर्च 10,000 रुपया होगा और वो उसको 5 साल तक सर्विस देगा और 3 चौकीदार का काम करेगा, या एक का तो करेगा ही, वॉचमैन का काम कर देगा। तो 50 फैक्ट्री में 50 वॉचमैन लगाने के बजाय, क्योंकि उनको सैलरी देना पड़ेगी, सोशल सिक्योरिटी देना पड़ेगी, उनके रोजमर्रा के झगड़े निपटाने पड़ेंगे, सर्विस कंडीशंस, फिर वो रिटायर होंगे तो उनको कुछ देना। जबकि सीसीटीवी कैमरे लगाने के बाद में कोई झंझट नहीं है और मोबाइल में वो देख सकता है, कंप्यूटर पर बैठ करके देख सकता है कि उस फैक्ट्री के किस कोने में सुरक्षा के क्या हालात है। एक मैनेजर रख देंगे, वो उन 50 कैमरों पर निगरानी रखेंगे। तो भारत में ये है कि अगर अमीर आदमी को, उद्योगपति आदमी को अगर पैसा दिया जाता है और सरकार पे करती है या दिलवाती है बैंकों से सस्ता, तो वो रोजगार नहीं देता बल्कि ऑटोमेशन करता है, ऑटोमेटिक बना देता है। रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब को यूज करता है, क्योंकि ये सब अवेलेबल है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो होता ही नहीं है, तो सरकार फिर करती क्यों है एक आदमी को? इसका मतलब भारत में अगर उद्योगपतियों को पैसा दिया जाता है तो उसको अमीर बनाने के लिए दिया जाता है, उसके सिवा और कोई अब दूसरा तरीका नहीं रहा। पहले था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अमीर आदमी के पास पैसा आएगा तो वो लोगों को रोजगार देगा और बहुत सारे लोगों को उसको सैलरी बांटनी पड़ेगी, तो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो एक आदमी को दे तो वो कई लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब वो वाली बात अब बची नहीं है। अब आयशर में चले जाइए, यहाँ चले जाइए, मंडी द्वीप में अधिकांश जो उद्योग हैं उसमें सिर्फ आपको रोबोट्स मिलेंगे, 1 या 2 आदमी सुपरविजन कर रहे हैं, सब तरफ रोबोट्स लगे हो। अधिकांश फैक्ट्रियों में रोबोट्स सब कुछ असेंबलिंग वगैरह सब कर देते हैं, वो छुट्टी भी नहीं मांगते, धोखा भी नहीं देते, कुछ झंझट नहीं। मेंटेनेंस, मैनेजमेंट नहीं है। ह्यूमन सोसाइटी में तो मैनेजमेंट आ जाता ना, फिर ह्यूमन बीइंग जहां आएगा उसके साथ तो फिर उसकी समस्या भी सुननी पड़ेगी, उसको बस नहीं मिली तो लेट आ रहा है फैक्ट्री में। रोबोट को तो आप जब ऑर्डर दोगे तब रात दिन काम करेगा, ज्यादा से ज्यादा उसकी रिपेयरिंग करते रहो। तो कोई भी बिजनेसमैन आपको लगता है उद्योगपति हेडक पसंद करेगा, लोगों को रोजगार देना पसंद करेगा? मैं खुद अपनी कोचिंग में 4 सीसीटीवी कैमरे लगा करके खुश रहना चाहूंगा, उसके बजाय 2 लोग रखूंगा तो पता नहीं क्या खुरापात है। मैं उनका ख्याल रखूंगा या अपना पढ़ाऊंगा? तो इसके बजाय 4 सीसीटीवी कैमरे लगाए, छुट्टी, लॉक कर दो, किसी की जरूरत नहीं। बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा आपको। तो इसका मतलब भारत में रोजगार बढ़ना नहीं है उस आधार पे। तो फिर रोजगार बढ़ाने की और लोगों को रोजगार देने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। प्राइवेट सेक्टर कभी रोजगार नहीं देगा। सरकार का मानना है कि हम प्राइवेट सेक्टर को पैसा देंगे और प्राइवेट सेक्टर फिर लोगों को पैसा देगा। इसको बोलते हैं ट्रिकल डाउन थ्योरी। ये 1970 में खत्म हो चुकी है, 1970 में आउटडेटेड हो गई ये थ्योरी पूरी दुनिया से। भारत सरकार इसको भी वर्तमान में यूज कर रही है। 1970 की थ्योरी जो चलती थी, खूब चलती थी, खूब यूज हुई दुनिया में, लेकिन अब फेल है। अब रोजगार देने की जिम्मेदारी सरकार की। इसलिए आपने देखा होगा कि फालतू के काम कराए जाते हैं मनरेगा में कई बार, क्योंकि उसको रोजगार देना। एक समय ऐसा आएगा कि लोग भूखों मरेंगे और कुछ लोगों को मरना पड़ेगा, क्योंकि मशीनें इतनी हो जाएंगी और कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जिसको हम 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं। 5 बड़ी चीजें 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की। पहले है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
दूसरा है मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स भी उसी का कर लीजिए, डीप लर्निंग और वो सब करके। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी उसी का पार्ट हो जाएगा। थ्री डी प्रिंटिंग, 3D प्रिंटिंग, ठीक है, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। अब ये सब चीजें मिलकर के बनाती है फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, चौथी औद्योगिक क्रांति। चौथी औद्योगिक क्रांति के बाद सरकारों की जिम्मेदारी बनेगी कि अब उनको रोजगार देने होंगे, क्योंकि चौथी औद्योगिक क्रांति में लोगों को रोजगार केवल स्किल्ड लोगों को मिलेंगे, IT प्रोफेशनल्स, सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट और इस टाइप के लोग, क्योंकि इसमें तो बाहर के दूसरे लोग तो लगेंगे नहीं। और या फिर केवल वो हार्ड वर्क बचेगा जो एग्रीकल्चर एरिया में है। तो एग्रीकल्चर का हार्ड वर्क तो पढ़े लिखे आदमी कर ही नहीं पाते हैं। और फिर हीट वेव्स बता रहा हूं मैं, ऊपर से क्लाइमेट चेंज, एक तरफ फ्लड और हीट वेव्स, लू वगैरह चलेंगी बहुत ज्यादा, तो वैसे भी ह्यूमिडिटी की वजह से करने लायक बचेगा नहीं, मौत हो जाएगी। और कंस्ट्रक्शन वर्क, तो कंस्ट्रक्शन वर्क और एग्रीकल्चर में ही एम्प्लॉयमेंट है, जो मैंने पिछली बार आपको बताया था। इसीलिए 65% लोग रोजगार ढूंढ भी नहीं रहे, क्योंकि उनको रोजगार सिर्फ 2 जगह मिल रहा है, एग्रीकल्चर में और कंस्ट्रक्शन। भारत के 65% बेरोजगार रोजगार ढूंढना बंद कर चुके हैं। उनके पास नहीं है, लेकिन वो ढूंढना भी नहीं चाहते। ये और बुरी कंडीशन है, नहीं होना उतना बुरा कंडीशन नहीं है। सर्च क्यों नहीं करते? सर्च इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनको जहां रोजगार कंडीशन मिल रही है वो हार्ड है, बहुत हार्ड कंडीशन, हार्श कंडीशन, उसमें वो कर ही नहीं सकते। काम करने के लिए इच्छा वाली बात नहीं है, वो कैपेबल ही नहीं है। और दूसरी तरफ जहां रोजगार मिल रहा है वहां बहुत ज्यादा स्किल्स की जरूरत है, बहुत अच्छे अच्छे कोर्स किए हुए होना चाहिए। तो फिर बीच के लोगों के लिए कोई रोजगार नहीं है। तो वो लोग हैं 65% युवा, वर्किंग एज पॉपुलेशन 15 से 45। तो 15 से 45 के वे लोग 65% लोग जो कि एग्रीकल्चर में और कंस्ट्रक्शन में काम करने लायक नहीं है, यानी कि करने में उनकी हिम्मत ही नहीं, उनका शरीर साथ ही नहीं देता। 4500 कैलोरी चाहिए और उनके पास केवल 1500 अवेलेबल है। 1500 कैलोरी से ज्यादा का उनके पास है नहीं खाने का। और बाहर अगर ऐसा काम करने के लिए जाएंगे तो उसके लिए 4500 कैलोरी चाहिए, 4500। तो अंडर नॉरिश्ड है, मेल नॉरिश्ड पॉपुलेशन है, वर्किंग एज पॉपुलेशन। तो ये इंडिया की कंडीशन। मैं बहुत घुमा फिरा के क्लाइमेट चेंज से भी जोड़ दिया, इकोनॉमी से भी जोड़ दिया, वहां मैं उससे जोड़ रहा था इकोलॉजी एनवायरमेंट से, सबको एक साथ जोड़ के बता दिया। ये आपका लिखने का मसाला है। और 3 या 4 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में आप देखोगे कि इसी लैंग्वेज में होंगे जो मैं बात कर रहा हूं। तो ये उसमें जाके लिखना है आपको। बस ये है कि थोड़ा सा फैक्ट्स जुटा लीजिए। कंसेप्चुअल तो यही रहेगा जो मैं बता रहा हूं, कंसेप्ट यही है, सिद्धांत यही काम करेगा जो मैंने बताया। अब ऐसे में बैंकिंग सेक्टर को किन लोगों को लोन देना चाहिए? उन लोगों को जो अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, अपना खुद का रोजगार, खुद का कुछ करना चाहते हैं, खुद का MSME बनाना चाहते हैं, देना चाहिए ना। है प्रधानमंत्री मुद्रा और तमाम, लेकिन सक्सेसफुल नहीं है। कोलेटरल मांगते हैं, बैंक जो है वो कोलेटरल मांगते हैं, पैसा जमा करो या सिक्योरिटी रखो। सिक्योरिटी होती तो खुद का वैसे ही कर लेता, तुम्हारे पास क्यों आता? किसी आदमी के पास 50 लाख रुपया का कोई संपत्ति है और वो रखने लायक है बैंक में, और फिर अगर वो 15 लाख का लोन मांगने आ रहा है तो 50 लाख में से ही 15 लाख का बेच के और अपना धंधा शुरू करेगा ना, तुम्हारे पास क्यों आएगा? 15 लाख रुपया देने के बदले में बैंक 50 लाख का सिक्योरिटी मांगते हैं। अभी RSS के कोई प्रमुख थे, वो बोल रहे थे अखबार में,
आया था कि छोटे लोगों को लोन नहीं मिलता, बड़े अमीर जो पैसा लेके भाग जाते हैं उनके लिए बैंक तैयार रहते हैं। आरएसएस के लीडर बोल रहे थे। तो भैया अभी की तो सरकार है, बोलो ना अपनी सरकार को कि ऐसा करे, उनको लोन दे, उनको छोड़े। वो तो वैसे भी फायदेमंद नहीं है ना उनको देना, कारण बता दिया मैंने अभी आप। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में रोजगार अब वो पैदा नहीं कर पाएंगे, या तो व्यक्ति अपना रोजगार खुद ही पैदा करे, स्वरोजगार, सेल्फ रिलायंट हो जाए, या फिर सरकार बना करके दे। नेहरू की पॉलिसी ये थी, उन्होंने BHEL जैसे बनाया, तमाम जो देश के स्टील अथॉरिटी वाले, सेल से लेकर के तमाम चीजें, जितनी भी बड़ी बड़ी नवरत्न कंपनियां हैं वो सब नेहरू की बनाई हुई। PSU बोलते हैं ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ये सरकार उनको बेचना चाहती है, प्राइवेटाइज करना चाहती है। उन्होंने बनाए इसीलिए थे कि प्राइवेट सेक्टर कभी नौकरी नहीं देगा, सरकारी सेक्टर। अब भोपाल में किसी भी आदमी से मिलोगे तो उसका कोई न कोई रिश्तेदार BHEL से जुड़ा हुआ है। हर तीसरा चौथा आदमी जो है वो BHEL से उसका संबंध है। तो ये जो बना हुआ है, इससे आपको ढेरों लोगों को पेंशन मिल रही है, ढेरों लोगों को वेतन मिला है, कई लोगों के मकान बने, कई लोगों के बच्चे पढ़ लिख करके नौकरियों में पहुंच गए। अगर ये किसी एक व्यक्ति का होता तो एक जाति विशेष के थोड़ा सा एक ग्रुप आगे बढ़ता है बस। बहुत सारी ऐसी इस देश की फैक्ट्रियां हैं प्राइवेट, जिसमें एक ही जाति के 95% लोग हैं, एक जाति की केवल, ऐसा है। तो फिर उसमें तो सब लोग तो आ ही नहीं सकते ना, सब लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? क्योंकि BHEL में पूरा इंडिया है। BHEL में जाएंगे आप और वहां अगर किसी ने नौकरी की और आप सर्वे करेंगे, बातचीत करेंगे, तो पूरा इंडिया मिलेगा, हर जाति का, हर धर्म का, हर प्रदेश का, हर जिले का, इस देश के हर जिले का आदमी मिल जाएगा। और उसको भोपाल अपना लगता है, वो फैक्ट्री अपनी लगती है। और प्रत्येक फैक्ट्री के साथ हॉस्पिटल, स्कूल और तमाम एमिनिटीज है। उसमें उन लोगों के बच्चे पढ़ गए, और पिछले 70 सालों से ऐसा होता है। अगर ये उस समय में नहीं सोचा गया होता, सन 50 में, तो ये सब नहीं होता। इसलिए सरकार ही नौकरी दे सकती है, प्राइवेट सेक्टर कभी नहीं देगा। और देगा तो किसी एक जाति विशेष के अपने रिश्तेदारों को और कुछ खास लोगों को, बस उनको लाभान्वित कर देगा। और वो पहले से ही प्रिविलेज है, वो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है, उसको जरूरत भी नहीं है, उसी को देगा। बैंक कभी भी लोन नहीं देगा, बैंक भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को, जिसको पैसे की जरूरत नहीं, उसी को लोन देगा, और फिर वो लेके भाग भी सकता है। जरूरतमंद को वो नहीं देगा। तो जब बैंक लोन देगा नहीं, प्राइवेट सेक्टर नौकरी देगा नहीं, तो फिर किसी भी व्यक्ति को जिसने BA किया है, ग्रेजुएशन किया है, BE किया है, BTech किया है, किसी कॉलेज से पास किया है या 12वीं तक पढ़ाई की है, उस आदमी को जीवन जीने का अधिकार है कि नहीं? उसको मकान बनाने का, उसको शादी करने का, उसको अपना परिवार बसाने का, खाना खाने का अधिकार है कि नहीं? तो वो उसकी आवश्यकताएं कौन पूर्ति करेगा? तो उसकी आवश्यकताएं पूर्ति केवल सरकार कर सकती है। इसलिए सरकारी क्षेत्र में ही रोजगार जनता को उपलब्ध हो सकते हैं। आ गया ना समझ? तो एक तो भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कौन करेगा? तो सरकार एक तरफ तो मनरेगा जैसी चीज चलाएगी कि आपको 150 रुपया दे देंगे, आप यहाँ गड्ढा खोदिए, पौधा लगाएंगे, या ऐसे ही तालाब खोदिए, जो खुदा हुआ है उसको और खोद दीजिए, कुछ नहीं है तो काम। तो या फिर आप उसको जिंदा रखने के लिए कुछ भी काम करवाएंगे, उसके बजाय तो व्यवस्थित काम ही करवा लो ठीक से, और थोड़ा सैलरी भी अच्छा दे दो, ठीक है ना? तो यही तो हो रहा था पहले, इसी को किया जा रहा था पहले। उसमें गलत क्या था? क्योंकि करना तो पड़े, आप कहोगे नहीं उसमें अगर क्षमता नहीं तो हम क्या करें? तो ठीक है, आप आज आपको लग रहा है कि वो कोई दूसरा है, दूसरी जाति का है, दूसरे परिवार का है, दूसरे धर्म का है, दूसरे प्रदेश का है, आपको ऐसा लगता है। कई लोग बिहार को ऐसा मानते हैं कि वो दूसरों पर डिपेंड ही करता है, सेल्फ डिपेंड नहीं है।
तो एक दिन आपका भी आएगा कि आपका बच्चा भी उसी स्थिति में पहुंच जाएगा। तब आप अपेक्षा करोगे कोई इसकी मदद कर दे। न तो प्रदेश के सारे लोग बहुत बुरी स्थिति में होते हैं, ना ही प्रदेश के लोग सारे अच्छी स्थिति में, ना ही किसी जाति के सारे लोग सारी अच्छी स्थिति में होते हैं, ना ही सारे लोग बुरी स्थिति में होते हैं। बुरी से बुरी, खराब से खराब, निचली से निचली जाति में भी अच्छे किस्म के लोग या आत्मनिर्भर लोग निकल आएंगे, और अच्छी से अच्छी ऊंची जाति में भी पराधीन और परेशान लोग निकल आएंगे। तो ये कुछ नहीं होता है, हर जगह पे मिलेंगे, इसलिए ये सब बंद होना चाहिए और समान रूप से सबको रोजगार उपलब्ध होना चाहिए। और ये जब उपलब्ध होगा तो फिर समानता आएगी, उसी से हम समानता वाली सोसाइटी बना पाएंगे। तो ये हम सोशियोलॉजी में भी चले गए, इगैलिटेरियन सोसाइटी, समता मूलक समाज, राइट टू इक्वलिटी पॉलिटी में लिखने के लिए बहुत बेस्ट है। तो ये थॉट प्रोसेस है, ये जो मैंने बताया, ये विचार प्रवाह है, इसको आप कई जगह यूज कर सकते हो और ये यूनिवर्सल है। तभी तो इतने सारे सब्जेक्ट का टेस्ट पास कर रहा है। ये मैं जो बातचीत कर रहा हूं इसमें सारे सब्जेक्ट अपना टेस्ट पास कर रहे हैं। सोशियोलॉजी पास कर रहा है, पॉलिटिकल साइंस पास कर रहा है, पॉलिटी पूरा पास कर रहा है ना, इकोनॉमी पास कर रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर रहा है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी कर रहा है। और हिस्ट्री तो हमारी सबूत ही है, खास करके इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाली बात करें, आजादी के बाद का भारत की हिस्ट्री अगर आप देखें तो पूरी की पूरी। और ज्योग्राफी सब्जेक्ट भी टेस्ट पास कर रहा है। तो मैं जो बात कर रहा हूं वो आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ उसका परीक्षण कर लो, वो पास हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया यूनिवर्सल ट्रुथ, एक सार्वभौमिक सत्य जैसी बात है ये। बाकी जो दूसरे लोग बात करते हैं वो किसी न किसी सब्जेक्ट में जाकर के फंस जाएगा। रूलिंग पार्टी अभी वर्तमान में जो बात करती है वो 3 सब्जेक्ट का टेस्ट भी क्रॉस नहीं कर पाएगा, जबकि ये 10 टेस्ट क्रॉस कर जाएगा। तो यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए आपको सारे सब्जेक्ट, और सबसे बड़ी चीज है कि अध्यात्म और धर्म का टेस्ट भी पास करता है। सबको साथ लेके चलना। भगवान कृष्ण इस उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठा सकते थे और उठाए भी थे, लेकिन उन्होंने ग्वाल बालों से कहा सब लोग अपनी अपनी लाठी लगाओ। गाय चराने वाले एक लाठी रखते हैं, तो ग्वाल बालों से कहा अपनी अपनी लाठी लगाओ, सब लोग लगाओ। तुम लोगों को लगना चाहिए कि ये तुमने किया है। मनरेगा में सबको पैसा दिया जाता है, लेकिन उनसे इसी तरह से कुछ काम कराया जाता है कि तुमको ये ना लगे कि तुमको ऐसे ही पैसे दिया गया। गोवर्धन पर्वत उठाने जैसा है, उठा रखा है सरकार ने। मनरेगा पेमेंट यूं ही बांटना है। उठ गया गोवर्धन पर्वत, कुछ नहीं करना है। रावण को अकेले मार सकते थे भगवान राम, लेकिन उन्होंने बंदरों से, रीछ से, जानवरों से, इंसान छोड़ो, उनको क्रेडिट दे दिया कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, अकेला मैं नहीं कर पाता। तो भगवान भी इसी तरह से क्रेडिट बांटते हैं। तो ये तो अध्यात्म की क्लास भी पास कर रहा है जो मैं बता रहा हूं। रोजगार बांटो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, थियोलॉजी, धर्म विज्ञान, उसकी कसौटी पे अब माप के देखो, प्रूव है। 2 भगवान कृष्ण की घटना भी बता दी हमने, ये भी बता दी, राम की भी। तो धर्म से भी हमने प्रूव करवा दिया। अब कौन सा सब्जेक्ट लाना है भाई? कंप्यूटर वगैरह में मत जाओ, क्योंकि कंप्यूटर तो 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, उसमें तो रोजगार की जरूरत ही नहीं है, वो अकेला ही कर लेगा। कितने क्लर्क का काम एक कंप्यूटर कर लेता है? बैंक में कंप्यूटर कितने लोगों का हिसाब किताब रख लेता है? अगर ये डायरियां होती, लॉन्ग कॉपी होती और एक एक आदमी से ये सब करवाया जाता तो कैलकुलेटर लेकर कितने लोग बैठते? संभव था? यूपीआई और ये सब पल पल में तो ट्रांजैक्शन होते हैं। अगर आपको बैंक से परमिशन लेकर के 19 रुपए की कोई चीज किराने से लेनी होती तो लाइन में लगना होता, फिर बैंक का कर्मचारी कहता अभी तो तुम 25 रुपए का कुछ लेके गए। पासबुक लेके उसके पास जाते और उससे कहते कि इसमें 19 रुपया और लिख दो कि हम वहां लेने जा रहे हैं।
उसका भी कुछ कागज दे दो, वो फिर एक स्लिप देता है या कुछ देता, फिर आप तो यूपीआई तो ऑटोमेटिक हो गया। अभी कोई मना करता यूपीआई? आपको शर्म आती है? अभी 25 रुपए का हमने कटवाया था, अभी 210 और कटवाना है। अच्छा, क्या होता है कि बैंक वाला तो मना भी कर देता, तुम्हारे सिर्फ 500 रुपए बचे हैं और ऐसे में हम तुमको सिर्फ 20 रुपए की या 50 रुपए की इजाजत देंगे, इसमें तुम 400 खर्च कर दोगे तो हमारे पास क्या बचेगा? बैंक वाले तो कितना नाटक करते थे पहले, तुम्हारे इसमें है ही क्या, हम तुमको क्या दे दें। अभी आपके इसमें 500 होते हैं तो आप 490 तक खर्च कर सकते हो ना, चाहे 10 रुपया बचे। हम शर्म करते हैं क्या? नहीं करते, लिहाज ही नहीं पालते उसका। तो कितने क्लर्क का काम खा गया हो लेकिन प्रोग्रेस फास्ट हो गई ना। जब फास्ट प्रोग्रेस होगी और जितना एआई होगा, जितना फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगा, उतना लोग कम लगेंगे, मैन्युअल लेबर कम लगेगा, लोग कम लगेंगे, फास्ट बहुत हो जाएगा। इसलिए हम उस सब्जेक्ट के साथ जस्टिफाई नहीं कर सकते इसको। वहां तो जरूरत ही नहीं है आदमी की, सब मर जाओ कंप्यूटर देख लेंगे, ठीक है। ऑटोमेटिक ऑटोमेशन। कई बार शट डाउन करने के लिए मैं कई बार 2 बजे तक जो है प्रोसेसिंग करता हूँ वीडियो वगैरह की, तो बोलता है कि हम इसको शट डाउन भी कर दें। वो एक ऑप्शन देता है ना कि अपलोड हो जाएगा या डाउनलोड हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो क्या फिर हम कंप्यूटर बंद करते हैं तुम्हारा? तुम सो जाओ वो हम बंद कर देंगे, तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाएगा, शट डाउन हम कर देंगे। तो आप 11 बजे लगा के गए, वो 2 बजे तक चलता रहेगा, 2 बजे वो अपने आप शट डाउन भी हो जाएगा, सेव भी हो जाएगा। सेव करना है तो सेव हो जाएगा, ऑटो सेव वाला कंडीशन आ जाता। दूसरे दिन वो पूछ लेता कई बार, वो कल वाला तुम सेव करना भूल गए था, आज करना है कि नहीं, मतलब गलती आपको करने ही नहीं देता। तो इसलिए कंप्यूटर वाला तो इंसान के लेबर का मतलब वो बिल्कुल ही अलग है, उसके साथ जोड़ नहीं सकते। ह्यूमैनिटी, उसकी शादी हुई कि नहीं सामने, कंप्यूटर वाले को कोई दया नहीं है कि 25 साल का हो गया, 30 का हो गया, इसका परिवार नहीं बना है अभी, इसको ये खाना नहीं खा पाता है, इतना पैदल आता है, उससे कोई कैसे कपड़े पहन रखे, कोई लेना देना नहीं। सबकी सेल्फी खींच देता है, चाहे वो कपड़े हो चाहे ना हो, कितनी भी बुरी स्थिति में हो, सबका खींच देता है, मना नहीं करता वो। उसमें होता था, उसमें दिक्कत थी, मैनुअल वाले में थी। कई बार वो शिकायत करते थे, तुम्हारा लड़का पैसे निकालने के लिए पिताजी को फोन कर देता था बैंक वाला ही फोन कर देता, इसके पास से ये गायब कर रहा है पैसे, इसे बचा के रखना चाहिए। आज 25,000 निकलवाने आया था। सब लोगों को पता चलता है। पहले के जमाने में छात्रवृत्ति मिलती थी तो बैंक वाले को भी पता चल जाते थे कि इसको कितनी छात्रवृत्ति मिलती, स्कॉलरशिप। अब पता चलता है बैंक वालों को? नहीं चलता। आपको इंटेंशनली अगर जानना चाहे तो, लेकिन अब नहीं जान पाते। बहुत अलग जमाने में हम लोग चले गए, तो इसको जोड़िएगा इसके साथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ खास करके। और बहुत बड़ा चेंज है ये, इसलिए बहुत ही नए जमाने की इस सोसाइटी में है हम लोग, बिल्कुल नया समाज है, और इस नए समाज की अपनी चुनौतियां हैं, ठीक है। फिर क्लाइमेट चेंज के साथ 2 बड़ी प्रॉब्लम है जो मैं हर बार लिखवाता रहता हूं, एनर्जी क्राइसिस और फूड क्राइसिस। इन 2 को हमेशा जोड़ के रखिए, एनर्जी क्राइसिस और फूड क्राइसिस। भारत जैसे देश के साथ में चुनौती और ज्यादा है। एक तो अभी हमने ये कहा था, डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला एक होमवर्क दिया था आपको, और डेमोग्राफिक डिविडेंड में बताया था कि हमारा वर्किंग एज पॉपुलेशन श्रिंक हो जाएगा, कम हो जाएगा 2055 के बाद। 2055 में स्थितियां बहुत अलग हो जाएंगी। तो हमारे पास 20-30 साल हैं। इन 20-30 सालों में बहुत ही छोटा विंडो है जिसमें हमको काम करना है। तो ऐसा ना हो कि हम अमीर हुए बिना पहले बूढ़े हो जाएं, यानी बूढ़े होने से पहले अमीर होना बहुत जरूरी है। देश गरीब रह जाए और बूढ़ा भी हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि देश में दिक्कत रहेंगी। क्लाइमेट चेंज के साथ भी है। क्लाइमेट चेंज में आपको रिन्यूएबल पे जाना है, लिथियम आयन बैटरी पे जाना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जाना है,
कार्बन एमिशन भी कम करना है, रिन्यू वाले में यानी कि ये जो रिन्यूएबल वाले में पैसा भी बहुत लगाना है। रिन्यूएबल एनर्जी के हिसाब से पैसा ज्यादा लगाना है, पैसा इन्वेस्ट करना है, और उधर कार्बन एमिशन भी कम करना है और जीडीपी भी बढ़ाना है। देखिए कितना भयंकर चैलेंज है। इन दिनों में आपको कोल नहीं जलाना है, रिन्यूएबल पे पहुंचना है। यानी कोयला आपके पास बहुत है, अभी 30 साल का कोयला होगा, 40 साल का कोयला है आपके पास, तो 30-40 साल का कोयला है, लेकिन आपको जलाना नहीं है क्योंकि कार्बन एमिशन में नेट जीरो की तरफ जा रहे हैं आप। इसका मतलब रिन्यूएबल पे जाना है। रिन्यूएबल पे जाएंगे तो सोलर एनर्जी में फोटोवोल्टेइक सेल चाइना से खरीदने हैं आप। फोटोवोल्टेइक सिस्टम आपके पास नहीं है तो वो चाइना से खरीदना है। विंड एनर्जी में विंड टरबाइन भी आपको बाहर से खरीदना है। और अगर बैटरी पे जाना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में जाना है, ऑटोमोबाइल में, तो लिथियम आयन बैटरी खरीदना है आपको, वो आपके पास नहीं है। तो आपको आयात बढ़ाना पड़ेगा, इंपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा, तो इंपोर्ट में खर्चा होगा। और आपको ग्रोथ भी करना है। इन्हीं दिनों में जीडीपी भी आपका बहुत कम है और जीडीपी भी बढ़ाना है। देश के लोगों को रोजगार भी देना है, सैलरी भी देना है, ग्रोथ भी बढ़ानी है, इंडस्ट्रीज भी बढ़ानी है और धुआं भी नहीं निकालना है। इंडस्ट्री बढ़ानी भी है और धुआं भी नहीं निकालना, तभी तो जीडीपी बढ़ेगा। तो ये जो क्लाइमेट चेंज वाला जो मुद्दा है ना, इस मुद्दे के साथ साथ ग्रोथ करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि 3 मोर्चों पे लड़ाई लड़नी है। फूड क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन या एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन भी करना है, मिटिगेशन भी करना है, उधर एनर्जी क्राइसिस से भी जूझते रहना है। अब क्लाइमेट चेंज हो गया तो आपके यहाँ अभी गेहूं की फसल पे असर आ जाएगा, क्योंकि ठंडा नहीं है तो उतना गेहूं पैदा नहीं होगा। तो रशिया में आर्कटिक बेल्ट छोटा होता जा रहा है, उधर बर्फ सिकुड़ती जा रही है, आर्कटिक से बर्फ पिघलती जा रही है, तो वहाँ बड़े बड़े खेत तैयार हो रहे हैं जो गेहूं के खेत होंगे। तो रशिया के पास खेत के मैदान तैयार हो रहे हैं। चाइना के ऊपर वाले हिस्से में आर्कटिक जहां बर्फ रहती थी, उन सब हिस्सों में गेहूं की पैदावार बढ़ेगी, वीट प्रोडक्शन बढ़ेगा उनका, तो आपको आयात करना पड़ेगा। एनर्जी भी उसी से आयात करना है, फूड भी आयात करना है, क्योंकि धीरे धीरे वीट प्रोडक्शन आपका कम हो जाएगा, क्योंकि ये गर्मी हो गई, उसके लिए ठंडा माहौल बहुत जरूरी है। तो ये स्थितियां बदल सकती हैं। और इसी समय में आपको कार्बन एमिशन भी नहीं करना है। यानी कोयला आपके पास पड़ा हुआ है लेकिन उसको यूज नहीं करना, क्योंकि उससे धुआं निकलेगा तो कार्बन एमिशन होगा। और आप संकल्प लेके आए कि हम नेट जीरो की तरफ जा रहे हैं, वहां प्रवचन भी देके आए बड़े बड़े, तो आपको उनकी अपनी बातचीत की लाज भी रखनी है। बड़े बड़े वादे करके आते हैं तो लाज रखनी पड़ेगी। अपना कोयला जलाना नहीं है, जो आपके पास नहीं है उसको खरीदना है, आयात करना है, और उससे पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। और ऐसे समय में ग्रोथ भी करना है, यानी निर्यात दिखाना है। तो निर्यात आप क्या करोगे? भोजन भी खरीदोगे, ऊर्जा भी खरीदोगे। भोजन और ऊर्जा ही 2 ऐसी चीजें जो सबसे ज्यादा निर्यात होती है और उसकी करेंसी मिलती है डॉलर में। तो स्थितियां भारत जैसे देश के लिए बड़ी विषम है। आयात बढ़ेगा, निर्यात कम होगा, कोयला जो आपके पास है उसे जलाना नहीं है, और रिन्यूएबल पे ज्यादा डिपेंड होना है, और जीडीपी की ग्रोथ रेट को भी मेंटेन करना है। ग्रोथ रेट शब्द जब आता है तो पिछले वाले को रिपीट नहीं करना है। पिछली बार यदि 100 था तो आपको 108 करना है, तो अगली बार भी 108 करेंगे नहीं, 108 का 8% करना है। 108 का 8% और बढ़ जाएगा। 100 का तो 108 हो गया 8%,
लेकिन उस 8 का भी तो 8% बढ़ेगा। अब 108 का 8% करना है, 100 का नहीं। बाद में वो जो और नया आंकड़ा आएगा उसका फिर आपको 8% करना है, यानी 114 का 8%। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको बढ़ाता जाना। तो ये बड़ा चैलेंज। तो इकोनॉमी के अब ये चूंकि हमने जो आपको ये लिखा, इस पे आप मसाला जुटाइए एक एक चीज पे। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ वाले पे हम क्या क्या पॉइंट्स लिख लेंगे, क्लाइमेट चेंज वाले में कौन कौन सा लिख लेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी वाले में कौन कौन सा लिख लेंगे, फूड क्राइसिस के लिए क्या क्या कर लेंगे। ठीक है, सबके लिए 10-10 पॉइंट जुटाइए, फैक्चुअल वाले, फैक्ट्स, आंकड़े 2005 की स्थिति में, 2010 की स्थिति में। और ऐसे समय में आपको लोकप्रिय बनकर के चुनाव भी जीतना है, तो पॉलिटी एक और बड़ा चैलेंज है। आपको लोकप्रिय बने रहना है नेता के रूप में, पार्टी के रूप में। वो देश की सबसे लोकप्रिय नेता और लोकप्रिय पार्टी जिसपे जनता अटूट विश्वास करती हो। ये सब बातें जो इतनी मैंने बताई आपको, ये सब उनके दिमाग में आता ही ना हो, तो मीडिया मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा और फिर धर्म को बीच में लाना पड़ेगा। और वो कर भी रहे हैं, लेकिन ये कब तक? किसी भी दिन अगर ये मुद्दे समझ में आ गए जनता को तो फिर दिक्कत पैदा हो जाएगी। और इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं, ऐसा भी नहीं कि 10 साल में होते हैं। 5 साल तो एकदम से ही निकल जाते हैं। और फिर एक और समस्या है भारत में, राज्यों में मुख्यमंत्रियों को और राज्य की जो सरकार होती है उसको बहुत सारी ताकतें हैं। सारी ताकत केंद्र सरकार को नहीं है, तो इसलिए बार बार राज्यों के चुनाव आते हैं तो उनमें भी सक्रिय बने रहना पड़ेगा, क्योंकि राज्यसभा कई चीजों को रोक देगी। तो आधे से ज्यादा राज्यों में आपकी सरकार होना चाहिए, तभी राज्यसभा में पावरफुल बने रहोगे। राज्यसभा में पावरफुल बने रहने के लिए आपको, अभी जैसे बीजेपी बोल रहे थे ना कि गुजरात में हमने जबरदस्त बम्पर जीत की और जश्न था, वो राज्यसभा की सीटों का जश्न है। आप कहोगे कि हिमाचल में तो कांग्रेस जीत गई ना, लेकिन हिमाचल में राज्यसभा की सीटें उतनी नहीं है, गुजरात में राज्यसभा की सीटें ज्यादा है। आया ना समझ में? तो जश्न उस बात का है। कई लोगों को ये गणित समझ में नहीं आएगा, उनको लगा एक राज्य इनने हार लिया और एक जीत लिया, जबकि दोनों बीजेपी के पास थे। तो गेन तो देखा जाए तो कांग्रेस ने किया। नहीं, कांग्रेस ने नहीं किया, उतना बड़ा गेन नहीं है। कि कांग्रेस पहले 85 सीट लेके आई थी, 15 कुछ पहुंच गई है, तो 70, मतलब बहुत सारी राज्यसभा सीटें गवा दी है। और वहां अगर हासिल भी की है तो थोड़ी बहुत, 2 या 3 सीट हासिल की है और 6 सीट गवा दी, मान के चलो, या 5 गवा दिए और 2 हासिल किए, इस टाइप से सोचा जाता है। तो वो जो जश्न था वो उस हिसाब से था। सब लोगों को समझ में नहीं आएगा। कई लोगों को लगता है कि वो नरेंद्र मोदी का गृह राज्य था तो इसलिए जीत गए, लेकिन इतनी ज्यादा सीटें तो बहुत ज्यादा सीटें हैं ना। राज्यसभा में कितना ताकतवर बन जाएंगे। राज्यसभा में तो एक सीट का मतलब एक वोट है ना, उससे थोड़ी मतलब है कि उसमें गुजरात के ज्यादा है, उससे कोई लेना देना नहीं। आ गया ना समझ? वहां पूर्ण बहुमत मिल जाएगा, वहां आसानी से किसी भी एक्ट को निकाल ले जाएंगे तो अपने हिसाब से कानून बनवा पाएंगे। तो ये चीजें ऐसे समझा करो तो पॉलिटी भी आ जाएगी इसमें। तो इसलिए राज्यों के चुनाव भी बराबर जीतते रहना पड़ते हैं। कई लोगों को लगता है कि राज्य के चुनाव में क्यों एक्टिव रहते हैं, ये लोकसभा के तो चुनाव नहीं थे। अरे राज्यसभा के चुनाव नहीं जीतेंगे तो फिर राज्यसभा सीटें कैसे तैयार होंगी? तो फिर संसद का दूसरा हिस्सा तो राज्य है ना, वो भी संसद के ही चुनाव है। दूसरे सदन के प्रथम सदन के चुनाव है, उच्च सदन के चुनाव है, दूसरे सदन और उच्च सदन, अपर हाउस, राज्यसभा। तो राज्य विधानसभा के चुनाव राज्यसभा के चुनाव होते हैं, और 5 साल में जो आते हैं वो लोकसभा के चुनाव होते हैं।
इसलिए प्रधानमंत्री इतना ज्यादा इंटरेस्ट लेते। तो लोकप्रियता बरकरार रखनी पड़ती, मुश्किल काम, मतलब हेडविंड है, सामने की हवा है, ग्रोथ भी करनी है, रोजगार दे नहीं सकते क्योंकि मीडिया मैनेजमेंट के लिए जो पैसा लिया है वो अमीरों से लिया है, तो लोन उनको दिलवाना है, वो रोजगार देंगे नहीं। आपके पास पैसा चूंकि बचेगा नहीं तो आप पीएसयू बनाओगे नहीं तो रोजगार देना नहीं है, इंपोर्ट ज्यादा करना है, एक्सपोर्ट ज्यादा होगा नहीं, क्लाइमेट चेंज के कमिटमेंट जो करके आए हैं उनको निभाना पड़ेगा, और डोमेस्टिक लेवल पर तो इसीलिए वो चाइना वाला जो मुद्दा है कि चाइना से लोग घुसे हैं, हमारे सैनिकों को पीटा या हमने उनको पीटा, ये सारा मुद्दा जो है इस बहस में क्यों होता है? क्योंकि जो इंटरनेशनल जो चीजें हैं, दरअसल रियल मुद्दों पे सरकार को टिकने में बहुत दिक्कत आती है, इसलिए वो बोलते हैं कि हमने पाकिस्तान को पीट दिया, हमने पाकिस्तान की हालत खराब कर दी और चाइना की हालत खराब कर दी। अभी चाइना में हम पहली बार अपनी तरफ से नहीं बोलते, पाकिस्तान में हम अपनी तरफ से बोलते हैं कि वहां हम गए थे पंगा लेने और हम पीट के आए। तो चाइना के मामले में तब बोलते हैं कि नहीं वो आए थे लेकिन हमने पीटा और भगा दिया। चाइना में कभी ऐसा नहीं होता कि हम गए और पीट के आए, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे, ऐसा बोलते ही नहीं है। पाकिस्तान में बोलते हैं कि नहीं हम गए थे और फिर पीटा, वहां बोलेंगे कि वो जब आए थे तब हमने पीट दिया था फिर भगा दिया था। दोनों में अंतर समझ में आ गया? क्योंकि उससे हम पंगा लेना ही नहीं चाहते, लेकिन पंगा जब हो जाता है तो फिर उसका डिफेंस इस तरह से किया जाता है। तो फिर क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जो इलेक्शन है उसकी जो लोकप्रियता का आधार है वो ये है कि ये पीटते हैं इसलिए पिटाई खाने में एकदम लोकप्रियता नीचे आ जाती है और चुनाव में वोट में दिक्कत आ जाती है। वोट का आधार ही यही है कि रोजगार नहीं देता है तो कोई बात नहीं, इंपोर्ट ज्यादा करता है तो कोई बात नहीं, फूड की प्रॉब्लम है तो चलेगा, एनर्जी क्राइसिस है तो चलेगा, डेवलपमेंट जीडीपी मेंटेन नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, महंगाई ज्यादा है तो कोई बात नहीं, लेकिन पीटता तो है ना तो वोट का आधार है, पीटता तो है कम से कम, तो लिस्ट है, एटलीस्ट पीटता तो है, तो कम से कम पीटता तो है ना। और अगर वहीं पंगा हो जाए कि नहीं पीटता नहीं पिटाई खाता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो सारी बहस उसी पे चल रही, बात समझ नहीं पिटाई खाई नहीं है तो विपक्ष बोल रहा है नहीं पिटाई खाई है, वो बोलते हैं नहीं हमने पीटा है, तो सारे दूसरे मुद्दे पकड़ लो ना। नहीं, दूसरे मुद्दे पे तो काउंट करना ही नहीं है ना। इसलिए पॉलिटिक्स, लोकप्रियता की, पब्लिसिटी, तो क्या हो गया? डिफेंस का पॉलिटिसाइजेशन, इसको बोलते हैं रक्षा का राजनीतिकरण। देश की रक्षा, बाह्य सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, उसका राजनीतिकरण, पॉलिटिसाइजेशन, यानी चुनावों में फायदा लेना। इसलिए एक चुनाव के पहले सर्जिकल स्ट्राइक और दूसरे चुनाव पुलवामा, देखा है ना आपने? हाँ, अब अगला चुनाव चाइना, तीसरे चुनाव में ये, तो वही यही चीजें रहती है, यही वाले मुद्दे। इमोशनल हो जाता है कंट्री के मामले में, राष्ट्र के मामले में व्यक्ति, और ये तो मैंने ये भी ले लिया, इंटरनल सिक्योरिटी एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी। और इंडियन सोसाइटी का माइंडसेट तो आप जान ही रहे हो, बहुत आसान, रिलीजन बेस्ड। इंडियन सोसाइटी मतलब रिलीजन, धर्म, इमोशनल। इंडिया की पॉपुलेशन को इमोशनल करना हो तो रिलीजन बहुत आसानी से हो जाता है, जबकि वाकई में धर्म और अध्यात्म से उसका कोई लेना देना नहीं। जो राजनीतिक लोगों का धर्म में वो थोड़ा अलग टाइप का धर्म है, असली धर्म में वो अलग चीज है। ऋषि मुनि जो बता के गए, विवेकानंद जो बता के गए, वो धर्म बिल्कुल डिफरेंट है। विवेकानंद वाला तो बहुत ही क्लासिक है, वो तो बहुत ही अलग है, वेदांत है, वो तो देश की सीमाओं और उन सबसे पार है ना, वो तो अलग ही है।
उसके बाद तो वोटर ही नहीं बचेगा ना, बल्कि वोट और ये सब सेकेंडरी हो जाता है ना उसके लिए। तो वो देश की सीमाओं से भी बहुत अलग चला जाता है, मानव मात्र की तरफ चला जाता है, वो तो बहुत ही अलग चीज है। तो उसको भी ध्यान रखिए, उसको भी लिखिए। 3 चीजें हैं आपके सिलेबस में उससे जुड़ी हुई, एक तो एथिक्स वाला पेपर है, एक इंडियन सोसाइटी सेकंड पेपर इंडियन सोसाइटी, और एक है हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री खास करके, एंशियंट भी, इंडियन कल्चर भी। मेंस में 3 जगह, मैं जो बात कर रहा हूँ 3 जगह पे आती है। इंडियन कल्चर वाले सिलेबस में, सेकंड पेपर में इंडियन सोसाइटी वाले में आती है, और एथिक्स वाले में आती है। और अधिकांश समय वो ऐसे में आजकल ऐसे ही पूछ रहा है, ऐसे भी। तो 4 जगह, और इंटरव्यू में तो है ही 5 जगह। यानी यूपीएससी में हर जगह पर अगर वो 20-20, 33 नंबर भी हो तो 5 जगह मिलकर 150 नंबर हो जाता है, 150।